नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा चर्चित है और उस विषय पर जानकारी होना जरूरी है। हाल ही में भारत के एक राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हिंसा में लगभग 10 जवान शहीद और एक ड्राइवर की मौत हुई है। इस घटना को कवर करते समय जब हमने कुछ तथ्य निकालने का प्रयास किया तो जानकारी निकल कर आई कि भारत में नक्सली हिंसा का जो क्रम है वो कुछ दिनों से या फिर मतलब लगातार 2-4 सालों की अगर हम बात करें तो वो मार्च अप्रैल में फ्रिक्वेंट देखा जा रहा है। और मार्च अप्रैल में भी छत्तीसगढ़ राज्य में ज़्यादा देखा जा रहा है। तो मार्च अप्रैल के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य में ही क्यों ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, ये आज के सेशन में हम जानेंगे। और दूसरी बात इस बारे में ये भी जानेंगे कि विशेष रूप से जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं सीआरपीएफ, उनके जवानों के द्वारा ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई गई है जिसकी वजह से नक्सलवाद भी खत्म होता जा रहा है और धीरे धीरे जो नक्सली हैं उनकी जो मतलब हरकतें हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतलब एक प्रकार से बहुत ही इंटेलिजेंटली नक्सलियों की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया है और ये अटैक एक फ्रस्ट्रेशन का अटैक ज्यादा सिद्ध हो रहा है। आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा करते हैं। आइए आपको सुर्खियां दिखाते हैं। आपके सामने यहां पर सुर्खी दिखाई दे रही होगी जिसमें से आप देखकर एनालाइज करेंगे कि छत्तीसगढ़ मॉइस्ट अटैक। अच्छा, बाय द वे ये मॉइस्ट क्या होते हैं, नक्सलवादी क्या होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इनका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री भी जानने का प्रयास करेंगे, कहां से निकला, क्या हुआ, ये भी हम बताएंगे। तो 10 स्लेन सोल्जर एंड 5 वर सरेंडर्ड नक्सल्स, ये बात बहुत जबरदस्त है जिसको मैं आपको सीआरपीएफ की रणनीति बता रहा हूं। उनमें से ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व बल के हैं, डीआरएफ के, डीआरसी के जवान हैं। कौन से? ये जो 5 जवान यहां पर शहीद हुए हैं, असल में ये वो लोग हैं जो पहले नक्सलवादी हुआ करते थे, अब ये सेना में शामिल कर लिए गए हैं या फिर अर्धसैनिक बल में एक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के अंदर, डीआरएफ के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। ये जो डीआरएफ में शामिल लोग हैं ना, इनकी भी मौत यहां पर हुई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आज के सेशन में हम समझेंगे कि ये कितना बड़ा घटनाक्रम है। और ये घटना चूंकि 27 अप्रैल के दिन प्रकाश में बहुत ज्यादा आई थी, 26 तारीख की रात की लेट की घटना है, फिर हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। 10 पुलिस वाले और एक सिविलियन की जो मौत है, इसमें क्या कहानी है, आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत में नक्सल घटनाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो पुराने रिकॉर्ड देखने पर अंदाजा ऐसा लगता है, तिथियों को हिसाब से देखें तो जैसे जो अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो 26 अप्रैल लेट नाइट का, मतलब 26 अप्रैल के दिन की घटना है। 26 अप्रैल 2023 की घटना जिसमें 10 पुलिस पर्सन्स घायल मतलब शहीद हो गए। फिर ये 2021 में आप देखते हैं तो अप्रैल 4 की घटना। ऐसे आप 2021 में देखते हैं मार्च 23 की घटना, 2020 में देखते हैं 21 मार्च की घटना, 2017 में देखते हैं 24 अप्रैल की घटना, फिर आप यहां पर देखते हैं मई की घटना, यहां पर देखते हैं मार्च की घटना, अप्रैल की घटना। यानी अगर मैं औसत की बात करूं तो मार्च अप्रैल का जो ये महीना है, मार्च अप्रैल, इसी में सबसे अधिक घटनाएं आप लोगों को नक्सल अटैक्स के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। यानी मेजर अटैक्स को अगर हम मतलब सिंक्रोनाइज करके सेट करने की कोशिश करें तो हमें यह नजर आता है कि ये मार्च अप्रैल में ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसा क्या होता है चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस विषय की शुरुआत से चर्चा कर लेते हैं। जो 26 के साथ में जो हुआ, वो जो अभी 26 तारीख को जो घटना हुआ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये नक्सल हमले में शहीद होने वाले प्रधान आरक्षक जोगा सोडी, मुन्ना राम कड़ती, संतोष तामो, नव आरक्षण दुलो, लखुम मरकाम, जोगा कवासी, हरिराम, गोपनीय सैनिक राजूराम, जयराम। अब देखिए यहां पर आप ना ये चीज देख रहे होंगे, गोपनीय सैनिक, ठीक है ना। ये असल में एक बड़ा चीज निकलकर यहां आ रहा है कि नक्सलवादियों के जो ऐसे लोग हैं जो नक्सल छोड़ करके अब सेना का साथ दे रहे हैं या पुलिस का साथ दे रहे हैं और वो फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। लगभग 1700 जवान ऐसे हैं फिलहाल हमारी फोर्सेस में, नक्सलवादियों वाले क्षेत्र में, जो पहले नक्सलवादी हुआ करते थे लेकिन अब सरेंडर होने के बाद वो फोर्सेस के साथ नक्सलवादियों को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। तो उनमें से ये जवान शहीद हुए हैं। इनकी पहचान सामान्यतः गुप्त रखी जाती है, लेकिन जब शहीद हो गए हैं तो शहादत को तो पहचान दी जानी चाहिए। उसी क्रम में ये बात हुई है। अर्थात ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के भी यहां पर मतलब पुलिसकर्मी थे जो शामिल थे। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था। लगभग 50 किलो विस्फोटक के साथ में उन्होंने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अरनपुरा थाना क्षेत्र के अंदर अरनपुर समेली के बीच में इस घटना को किया। अब ये हुआ क्या था? तो ये आज फ्राइडे है, घटना वेडनेसडे की है। हुआ ये था कि मंगलवार के दिन रात को ये जानकारी मिली
कि एक नक्सलवादी है जिसके ऊपर 8 लाख का इनाम घोषित है, जिसका नाम जगदीश है, उसकी टिप मिली। देखिए, जब भी किसी अपराधी को पकड़ना होता है ना, तो टिप पर काम चलता है। मतलब अगर हम किसी भी पुलिस या सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो उसमें मुखबिरी जो है ना, यानी कि आप तक किसने सूचना दी, उसका बहुत महत्व होता है। अब ये बात भी बहुत है, मतलब इन्फॉर्मर जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, इन्फॉर्मर की जितनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन होगी, कार्रवाई उतनी अच्छी मानी जाएगी। अदरवाइज आप हर घर में तो पुलिसकर्मी तैनात कर नहीं सकते, इतनी तो फोर्स अपने पास है नहीं। इसलिए इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है। इंफॉर्मेशन टिप वाले देते हैं, टिप वालों को मुखबिर भी कहा जाता है, और उन पर विश्वास करना भी होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि उनको मतलब एक तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने कनेक्शन में रखा होता है। तो जिनको आपने एज ए टिप साथ में रखा हुआ है, उनकी सूचना पर ये लोग गए थे। लगभग 200 लोग थे, मतलब ट्रक और गाड़ियां भर भर करके इस इनामी जगदीश को पकड़ने के लिए, जो 8 लाख का इनामी था। बुधवार सुबह 7 बजे जब पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, इस मुठभेड़ के दौरान जब जवानों के वाहन लौट रहे थे सर्चिंग ऑपरेशन करके, तब उन पर आईईडी का हमला हुआ। यानी इस टिप के आधार पर ये लोग पहुंचे, वहां पर मुठभेड़ भी हुई, और फिर जब लौटने लगे तब इन पर हमला हुआ। ठीक है ना? तो आप यहां देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पुट ऑन। अब अच्छा, इस हमले के बाद में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब सेना पर हमला हो, फोर्सेस पर हमला हो, अर्धसैनिक बलों पर हमला हो, तो फिर एक रिटेलिएटरी एक्शन स्वाभाविक है कि वो बनता ही है। मतलब फिर जवानों में इतना जोश होता है कि जिसने हमारे भाई को हमसे छीना, उसको तो मिटा कर रहेंगे। अब वो जो मिटा कर रहेंगे वाली भावना है ना, उसके चलते नक्सलवादियों में भी डर आ जाता है, वो भी छोड़ के रफू चक्कर हो लेते हैं। तो मैं जब आपको मैप दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के निकट के जो बॉर्डर हैं, उनमें एक तरफ उड़ीसा, एक तरफ एमपी और महाराष्ट्र है। जब आप उनको देखेंगे तो ये नक्सलवादी जो लोग हैं, ये यहां से निकल करके और क्षेत्रों में भाग जाते हैं। तो और क्षेत्रों की पुलिस को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है कि भाई तुम लोग भी विजिलेंट रहो, क्योंकि अब उस जगह घटना हुई है तो लोग वहां से, यानी नक्सलवादी, भाग करके इन राज्यों में आ सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी पैरेलली तैयार हो रहा होगा, ये नक्सलवादी होते कौन हैं, ये हमले करते क्यों हैं, इनके मतलब उद्देश्य असल क्या हैं, ये किस चीज के लिए ये झगड़ा कर रहे हैं, वो भी आज के सेशन में आपको कवर हो जाएगा। ये आपको तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें इतना भयानक विस्फोटक यूज किया गया था गाड़ी के नीचे सड़क पर रख करके, जिसके वजह से इतना गहरा गड्ढा जो है वो सड़क पर आपको दिखाई दे रहा है। गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से गाड़ी जो है वो उड़ गई थी। अच्छा, ये गाड़ी जिसको यूज कर रहे थे, ये प्राइवेट गाड़ी थी। प्राइवेट गाड़ी मतलब ये सेना का वाहन नहीं था, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप मुखबिर की सूचना पर जाते हो ना, तो आपको बहुत ही सादा वर्दी में जाना होता है, या फिर किसी जगह किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि पुलिस कई एक्शन ऐसे भी लेती है जिसमें कि जनता को नुकसान ना हो। देखिए क्या होता है, पुलिस का डर बहुत होता है, तो इसलिए जो आम नागरिक है वो पुलिस की वेशभूषा से हल्का सा डर सा महसूस करता है, जबकि डर किसमें होना चाहिए? अपराधियों में। इसलिए हमारी राजस्थान पुलिस का तो मतलब ये टैगलाइन ही है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। लेकिन होता उल्टा है, आमजन जो है वो हल्का पुलिस से डरता है और अपराधी सोचता है कि मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है। अब इस स्थिति में समटाइम्स आपको सादा वर्दी में, दूसरी गाड़ी में, उस तरह से भी पुलिस कई बार मतलब इस तरह के एक्शन लेती है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, जो हमारा मूल टारगेट है वहां तक पहुंचे और वहां से निकल लें। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में ये लोग एक प्राइवेट गाड़ी में थे और प्राइवेट गाड़ी का प्राइवेट ही ड्राइवर था, उसके साथ निकल रहे थे। तो इंक्लूडिंग ड्राइवर, क्योंकि वो प्राइवेट ही था, उसका कोई लेना देना नहीं था, उसके साथ में ये 10 जवान जो हैं ये शहीद हो गए। ठीक है, तस्वीरें काफी मतलब विभत्स करने वाली हैं, लेकिन एएनआई पर प्राप्त इस खबरों में ये कहा गया है कि इसकी, अब देखो एक वीडियो ऐसा भी आया। अच्छा, गाड़ियां अब 200 सैनिक तो आसपास चल ही रहे हैं, लेकिन काफी दूरी का डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं, 50-50, 100-100 मीटर का डिस्टेंस लेकर। तो जो गाड़ी आगे चल रही थी, यानी पहली गाड़ी निकली, दूसरी गाड़ी के नीचे आईईडी ब्लास्ट हुआ। दैट मीन्स कोई आदमी बैठ करके रिमोट से पर्टिकुलरली इन्हीं लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। यानी जिसने भी इस ब्लास्ट को किया वो रिमोट कंट्रोल लेकर बैठा हुआ कहीं नजदीकी क्षेत्र में था। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही खबर वायरल हो रही है। एएनआई ने भी इस वीडियो को साझा किया है, लेकिन इसमें यह लिखा है कि सोर्स अनवेरिफाइड है। तो हम भी सोर्स अनवेरिफाइड करके आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, जिसमें आप इस सीन को देख सकते हैं कि यहां ये 2 नक्सलवादी हैं जिन्होंने इस गाड़ी को उड़ाया, और दूसरी गाड़ी के आने से वो लोग छुप करके भाग गए, और फिर यहां पे गन फायर होता है।
इधर एक गाड़ी उड़ गई है और उन नक्सलवादियों को टारगेट करने के लिए फिर जो दूसरी गाड़ी पीछे से आ रही है वो उन्हें टारगेट करने जाती है। आपको शायद फायर की आवाज भी सुनाई दे रही हो, ठीक है। तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि यह पूरी तरह प्लान्ड एक्टिविटी थी। अब ये प्लान्ड एक्टिविटी कैसे थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब नक्सलवादियों को मारने के लिए फोर्सेस गई हैं तो फोर्स में भी भाई जब फोर्स गई है तो फोर्स उस एक्शन को करके लौट रही है, लेकिन जिनका वहां नुकसान हुआ है वो आपसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलवाद पर भारतीय सिनेमा में काफी फिल्में बनी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं कि यह घटना कहां की है, इस क्षेत्र का थोड़ा डेमोग्राफी आपको समझा देता हूं ताकि इस घटना के पीछे के तर्क और वितर्क आपको समझ में आने लगे। देखिए, जब हम भारत के मैप को देखते हैं तो भारत के मैप में जो पूर्वी भारत वाला क्षेत्र है उसमें विशेष रूप से ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कुछ हिस्सा आंध्रा, झारखंड, इधर की तरफ बिहार, इधर की तरफ वेस्ट बंगाल, ये जो आपको क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्षेत्र लगभग मतलब इस क्षेत्र को अगर आप ज्योग्राफिकली जाने तो आप जानेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर दक्षिण भारत के पठार हैं, है ना, इस तरफ प्लेट्यू एरिया है। अभी जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, नया बैच जो हमारा आ रहा है, उसमें आप इस बात को समझ पाएंगे प्लेट्यूज के हिसाब से कि वहां मिनरल्स कितने होते हैं। तो यहां पर जमीन के अंदर प्लेट्यू क्या होता है, जिसके ऊपर पीक नहीं है लेकिन वो खुद प्लेनर है ना। तो ऐसी स्थिति में लोग प्लेटू क्षेत्र पर ही रहते हैं और इस प्लेटू पर ही प्लांटेशन है, यानी कि जबरदस्त पौधे उगे हुए हैं, ठीक है, यानी डेंस फॉरेस्ट भी है इसी क्षेत्र में। तो होता यह है कि इधर डेंस फॉरेस्ट भी है और फॉरेस्ट के नीचे प्लेटू वाला स्थान यानी दक्षिण भारत का जो पठारीय क्षेत्र है, मतलब दंडकारण्य प्लेट्यू, इधर की तरफ दंडकारण्य प्लेट्यू है, इधर की तरफ दक्षिण भारत का पठार है, उनमें माइंस मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत सारे। जैसे कोयला वहां पाया जा रहा है, लोहा वहां पाया जा रहा है, बहुत कीमती प्रकार की धातु यहां पर मिल रही हैं। होता क्या है कि इनको निकालने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सप्लोर करने जाती हैं, लेकिन एक्सप्लोर करना है तो यहां पर जो प्लांट्स लगे हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, उनकी कटाई होना जरूरी है। कटाई होगी तभी वहां पर माइंस चलेंगी। जैसे आप लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में वासेपुर देखा है, तो वासेपुर को भी अगर आपने फिल्म में देखा हो तो कोयले की खान में से कोयला निकालने के लिए पौधों की कटाई जरूरी है, क्योंकि पौधों के नीचे ही है असल में सारा की सारा माइंस। अब क्या है, ये जो पेड़ पौधे वाले क्षेत्र हैं ये डेंस फॉरेस्ट हैं और इन डेंस फॉरेस्ट में जो नक्सलवादी हैं वो अपना घर बनाकर रहते हैं। अब इनको नक्सलवादी कहने से बेहतर पहले ये समझिए कि ये आदिवासी हैं। पहले पूर्ववर्ती आदिवासी हैं। पूर्ववर्ती आदिवासियों को यह समझाया गया कि आपके प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार द्वारा कब्जा किया जा रहा है, सरकार इनके लिए दुश्मन है, क्योंकि आदिवासियों को उस क्षेत्र से प्रेम है जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं। और यह बात माना भी गया है कि भाई जहां पेड़ पौधे हैं वहां पर मतलब आदिवासी पुराने समय से रहते आ रहे हैं। तो उनका जो जंगल के प्रति प्रेम है वो पहले तो प्रेम प्रोटेस्ट में था, लेकिन फिर विदेशी ताकतों ने उनके इसी प्रेम को जो प्रोटेस्ट में बदला, इसी प्रोटेस्ट को लोगों ने हवा देकर के, विदेशी ताकतों ने हवा देकर वेपनाइज कर दिया। असल मायने में जो आदिवासी है टेक्निकली उसके पास संसाधन भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अब उनके जो मोटिव हैं, देखिए उद्देश्य क्या था, जंगल को बचाना। आदिवासियों का उद्देश्य था कि वो जंगल बचाना चाहते थे। जंगल बचाने के लिए विरोध का काम किया। पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग नामक जगह पर नक्सलबाड़ी नामक एक जगह है, 1967 के अराउंड की बात है। वहीं पर सबसे पहले नक्सलबाड़ी नामक क्षेत्र में ही यह हिंसक प्रदर्शन सबसे पहले शुरू हुए थे। इसी वजह से इसको नक्सलवाद कहा जाता है। मतलब जब किसी ने अपने हाथ में हथियार उठा लिए। बड़ा प्रश्न यह है कि आज इन लोगों के पास AK-47 जैसे वेपन है, IED ब्लास्ट मटेरियल है, इतना बड़ा विस्फोटक है, तो वो विस्फोटक आया कहां से? अगर ये आदिवासी हैं तो माइंस में से तो विस्फोटक निकल नहीं रहा है। इंडिया में से कोई उनको AK-47 लाके नहीं देगा, क्योंकि वो तो रशियन मेड गन है। दूसरी बात, जो आपके पास में ब्लास्ट के लिए मटेरियल आ रहा है वो भी कोई खान में से तो निकल नहीं रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उसको ऑपरेट करने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो भी कोई बड़ा आदमी है।
और वो बड़ा आदमी कौन हो सकता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो विदेशी ताकत हैं और हमारे देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अंदर से आप कैसे ले आओगे। तो जो अस्थिर करने का प्रयास है, इस वजह से नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। इस पूरे क्षेत्र में नक्सलवाद के साथ साथ, अच्छा, वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में एक मार्क्सवादी शाखा थी और एक माओइस्ट शाखा जो कि नेपाल में एक्टिव होती है। माओवाद जो है वो चीन से प्रभावित है, वो भी साम्यवाद में। अच्छा, साम्यवाद में क्या होता है? साम्यवाद के बारे में भी मैंने कई बार आपको बताया है। साम्यवाद समझता है अपने आप को सर्वहारा वर्ग का शासन, अर्थात जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर आम जन का अधिकार हो। नेचुरल रिसोर्सेज पर आम जन का अधिकार हो, यह बात सुनने में बड़ी अपीलिंग लगती है, लेकिन सही मायने में अगर आम जन ही उन नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने की हिम्मत रखता तो आज वेनेजुएला इतनी गरीबी में नहीं जी रहा होता। वहां तो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है। तेल को निकालने के लिए आपको मशीनों की जरूरत पड़ती है। अब आपके पास मशीनें कहां से आ जाएंगी? नेचुरल रिसोर्सेज रख के बैठे रहिए, आपको दोहन करने के लिए मशीनों की जरूरत है। तो अधिकार है, यह बात तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अधिकार के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, इस पर कोई फोकस नहीं करता। तो आदिवासियों को यह भड़का दिया जाता है विचारधाराओं के आधार पर, माओवादी विचारधारा, नक्सलवादी विचारधारा, कि यह पूरा क्षेत्र आप लोगों का है और इस संसाधन पर आप ही का पहला अधिकार है, किसी और का नहीं है। अगर संसाधन निकालने की क्षमता नहीं है तो वो संसाधन बेकार है। अच्छा, अब जब इनको इस प्रकार से मोटिवेट कर दिया जाता है, साम्यवाद जो है, जब आपको रूसी साम्यवाद के बारे में आप पढ़ते हैं तो रूसी साम्यवाद में भी लाल झंडा जो है ना, वो प्रतीक बना था साम्यवाद का। ठीक है, लाल झंडे के कारण इस क्षेत्र को, क्योंकि यह एक तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुआ, माओवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ, नक्सलवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ और एक प्रकार से यह समझिए कि हिंसक प्रदर्शनों के कारण प्रभावित हुआ। तो यह जो हिंसात्मक क्षेत्र बनकर निकलकर आया, उस क्षेत्र को इसी कारण से रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। किस कॉरिडोर के नाम से? रेड कॉरिडोर। बहुत जगह परीक्षाओं में इस बारे में चर्चा की जाती है, रेड कॉरिडोर के बारे में अपना विचार क्या है। तो यह जो असल कहानी है जो मैंने आपको बताई, कहां से निकलकर कहां तक पहुंची है, मतलब सबसे पहले जल जंगल जमीन से शुरू हुई यह कहानी थी। अब वो कहानी कहां तक पहुंच गई वो आपके सामने है। अब इनके चूंकि इंटेंशंस जो हैं वो अब प्योर नहीं है। अब क्या है, इनके पास मनी का सोर्स क्या है, धन कहां से आता है? तो जो कंपनीज यहां काम कर रही हैं, भाई जैसे यहां पे टाटा काम कर रही है और भी सरकारी कंपनी काम कर रही हैं, माइंस मिनरल्स निकालने में बड़ी बड़ी कंपनीज लग रही हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उन माइंस मिनरल्स में काम करने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। किसी से हफ्ता वसूली करते हैं, किसी से फिरौती लेते हैं, किसी से एक्सटॉर्शन, फिरौती, मारने का डर, मर्डर, इस प्रकार की घटनाओं से ये पैसे इकट्ठे करते हैं और कंपनी से हफ्ता वसूली। कई जगह, कई फिल्मों में, कई वेब सीरीज में इस तरह की घटनाएं दिखाई गई कि इनके जो अब सोर्स हैं वो पूरी तरह से जिस मोटिव से ये शुरू हुए थे अब वहां ना रह करके ये कहीं और चले गए। जब किसी नए आदमी को शामिल करना होता है, जैसे आपने देखा होगा आतंकवाद में मजहब का बड़ा योगदान होता है कि मजहब के नाम पर यूथ को जोड़ लो। ऐसे नक्सलवाद में, जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट है, इसमें यूथ को जोड़ने के लिए या किसी नए व्यक्ति को जोड़ने के लिए उसे जंगल के प्रति प्रेम जगाकर जोड़ा जाता है। और जब जंगल के प्रति प्रेम जगाकर यहां जोड़ा जाता है तो होता यह है कि वो लोग, इनोसेंट लोग, जिन्हें यह नहीं पता कि असली मोटिव इन लोगों का क्या चल रहा है, वो लोग फिर इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। वो जो शामिल हुए लोग हैं, इन्हें जब काउंसलिंग की जाती है, भाई ऐसा थोड़ी है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बेवकूफ हैं, उनमें भी पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। सीआरपीएफ के अंदर तो जो अर्धसैनिक बल हैं हमारे, उनके अंदर तो टॉप लोग जो वो आईएएस आईपीएस ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग इनकी काउंसलिंग करते हैं फिर कि भैया तुम्हारा चक्कर गलत पड़ गया है, तुम गलत लोगों के साथ चले गए हो, बेहतर होगा तुम इस साइड आ जाओ, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने मकसद को पूरा करना है। तुम्हारे हाथ में बंदूक देके मरने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तो उधर से निकल करके जो लोग हैं वो कई बार नक्सलवादियों से निकलकर हमारी फोर्स में भी आ जाते हैं, तो उनको डीआरजी नाम दिया गया, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, इस तरह से उन्हें संबोधित किया जाता है, ठीक है। आज जो घटना आप सुन रहे हैं उसमें डीआरजी के जवान भी शहीद हुए हैं, ठीक है।
अच्छा, कहां की घटना है? तो अब आप इस पूरी चीज को आप यहां से समझ सकते हैं। ये बस्तर के आसपास की घटना है, बस्तर से दंतेवाड़ा के आसपास, दंतेवाड़ा सुकमा, ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र आपको लाल दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ के अराउंड इस क्षेत्र की घटना है। इसके एक तरफ उड़ीसा दिखाई दे रहा है, तेलंगाना दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, छत्तीस के एक तरफ मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो यहां से नक्सलवाद पूरी तरह से ऑपरेट होता है। तो एक प्रकार से आपको यह बात समझ में आ गई होगी। स्वाभाविक है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन ही हमारी सीआरपीएफ आती है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अधीन स्टेट फोर्सेज आती हैं। तो इन सब ने अपने द्वारा तीव्र प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा है कि स्वाभाविक है, जिसने भी इस प्रकार की घटना की होगी उससे बदले की कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप मैप से समझ सकते हैं कि ये कहां की घटना है और किस प्रकार से इसको अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री ने, भूपेंद्र बघेल जी ने, इन सब ने इस बात पर संवेदना व्यक्त की है। इवन यहाँ के जो सीएम साहब हैं वो शहीदों को कंधा देने भी खुद पहुंचे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बड़ा सवाल यह बनता है कि रिसेंट डेज में या फिर इन दिनों ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, या अप्रैल मार्च का महीना ही टारगेट महीना क्यों होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि सीआरपीएफ के द्वारा इस क्षेत्र में, बस्तर, ये वाला जो क्षेत्र मैंने आपको दिखाया ना, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन क्षेत्र में फरवरी से लेकर के जून के बीच में एक ऑपरेशन चलाया जाता है हर साल। कौन सा ऑपरेशन है? उस ऑपरेशन का नाम है टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। यह एक प्रकार का ऑपरेशन है जो कि एक प्रकार से हर साल टैक्टिकल ऑपरेशन के नाम से, एक कैंपेन के नाम से चलाया जाता है। ठीक है, रिसेंटली भी ये चल रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, कुछ ही सीजन में क्यों, और सीजन में क्यों नहीं, जुलाई में क्यों नहीं, दिसंबर में क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? इसके पीछे का कारण है फरवरी से लेकर के जून के महीने में ये टैक्टिकल ऑपरेशंस, यानी कि इस तरह के ऑपरेशन जिसमें कि बस मार डालो टाइप की प्रक्रिया की जाती है। उसमें कारण क्या होता है, इस क्षेत्र में घने जंगल हैं और आपको मालूम है कि देश में मानसून मई के बाद एंट्री कर जाता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हमारे देश में मानसून का काल है। मानसून जब आता है तो घनी बारिश के कारण जंगल और ज्यादा डेंस हो जाते हैं। तो जो सर्च ऑपरेशन है वो चल नहीं पाते, क्योंकि जंगल की आड़ में अपराधी छिपकर भाग लेता है। बोले तो फिर बाद में चला लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चला दो। दिसंबर में ठंड का महीना है तो फॉग भी है, तो फॉग में और घने जंगल में, इनमें ये ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशंस चल नहीं पाते ढंग से। कार्रवाइयां चलती रहती हैं, लेकिन जो एकदम पूरी तरह से कैंपेन टाइप से चलता है ना कि हाँ भाई अब जंगल साफ करने का समय आ गया है, वो जो साफ करने का समय है ये फरवरी में एक्टिवेट हो जाता है और फरवरी से लेकर के एक तरह से मई के एंड तक और जून के फर्स्ट तक चलता है। इस कारण से हर साल, और आप कहेंगे नहीं सर कभी कभी रणनीति बदल के भी देख लेनी चाहिए, संभव मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही ना अन्य रणनीति, इस कारण से इस रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। इस वजह से यहां पर झड़पें जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो 5 दिन पहले भी इसी तरह एक नक्सली को कैंप को ध्वस्त किया गया था। यह खबर मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। ठीक है, अब आप पूछेंगे जब हर साल चलती है तो क्या इसका कोई फर्क पड़ भी रहा है कि ऑन पेपर ही चल रहा है? फर्क पड़ रहा है। जैसे 2010 से अगर कंपेयर करें तो अभी तक नक्सली की जो घटनाएं हैं उनमें 77% गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, जिसकी वजह से जो शहीदों की संख्या है सिक्योरिटी फोर्सेस में और सिविलियंस की जो मौत की संख्या है उसमें 90% की गिरावट दर्ज की गई है 2022 तक। यानी 2010 से 2022 के ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जो हिंसा है वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि जो लोग हिंसा करने वाले थे उन्हें अपनी तरफ मिला लिया जा रहा है और जो हिंसक प्रदर्शन यानी कि जो घटनाएं अंजाम देने वाले लोग थे उन पर खूब सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फिगर क्या है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें जो ये नक्सलवाद की जो घटनाएं हैं कुल घटनाओं का 1/3 छत्तीसगढ़ में ही होता है। और ये बहुत बड़ा मतलब प्रश्न भी बनता है कि भाई ऐसा क्या कारण है कि ये जो 5-7 जो जिले हैं इन्हीं में सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं, यानी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं ना उनमें से अधिकांश घटनाएं, आप सोचिए 10 साल में 400 जवान शहीद हुए हैं, उसमें 1/3 जवान छत्तीसगढ़ में गए। इसका क्या कारण है? देखिए, ये सरकार द्वारा पेश किया गया आंकड़ा है 2022 के अंदर, वो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे सामने इस प्रश्न का तो जवाब मिल चुका है कि मार्च अप्रैल में ऐसा क्यों होता है। दूसरा प्रश्न ये है अप्रैल में क्यों होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलती है इस कारण। अब सवाल बनता है कि छत्तीसगढ़ में ही ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? पहला, छत्तीसगढ़ के उस पर्टिकुलर यानी दक्षिण छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट है तो क्या हुआ, अन्य राज्यों से भी, चाहे वो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, एमपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वहां से भी जो नक्सलवाद था वो भी सिमट कर यहीं खड़ा हो गया है।
आकर के इकट्ठे हो गए सब, क्योंकि जंगलों में छुपना उनके लिए आसान है। और जो अन्य राज्यों से अपराध करके अपराधी आता है वो भी इन्हीं जंगलों में छिपने की कोशिश करता है। तो पहली चीज तो ये हो गया कि यार डेंस फॉरेस्ट जो है वो अपराधियों की शरण स्थली बन गया है, नंबर एक। तो ये जो ऑफेंडर्स हैं वो भी यहीं जाकर छिपते हैं। दूसरा क्या है, यहां गवर्नेंस का भी बहुत अभाव है। गवर्नेंस का अभाव मतलब इन क्षेत्रों में, अब डेंस फॉरेस्ट तो है ही, लेकिन सरकार के द्वारा योजनाएं भी इन क्षेत्रों में बहुत कम चल रही हैं, या यूं कहिए इंप्लीमेंटेशन उनका बहुत स्लो है। जैसे सड़कें, हॉस्पिटल्स, या फिर जो बच्चों मतलब पीने का स्वच्छ पानी जो है, अच्छा माहौल जो है वो यहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो होता क्या है, यहां पर भड़काना आसान हो जाता है। भड़काना आसान कैसे होता है, लोगों को यह भड़काना कि देखो तुम्हारे पैसे से छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर जैसी हाईटेक सिटी बना रही है, तुम्हारे पैसे से दिल्ली मुंबई में लोग हवाई जहाज में घूम रहे हैं, और तुम्हारे पास पीने का पानी भी नहीं है, तुम्हारे पास सड़कें भी नहीं है। तो जो तुम्हारा है उस पर तो ये लोग लूट कर ले जाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से लोगों को भड़का दिया जाता है। हर आदिवासी ऐसा नहीं है, लेकिन जो बरगला गया, क्योंकि असल में दुनिया सारी चल यहीं से रही है, तो काउंसलिंग किसी की इतनी जबरदस्त कर दी गई कि तेरा सारा काम कहां से हो रहा है तू ये समझ ले पहले। जब वो बात समझाई जाती है तो फिर वो लोग हथियार उठा लेते हैं। इस क्षेत्र में विकास के पीछे का कम होने का कारण जंगल है कि यहां पे स्वाभाविक सी बात है ना कि इन डेंस फॉरेस्ट में आप उतना तेजी से विकास भी नहीं कर सकते जो कि फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाए। इस वजह से यहां पर सारी चीजें छत्तीसगढ़ के मतलब अपोजिट में पड़ती हैं। क्या कभी किसी राजनेता को टारगेट किया गया है? खूब। अभी कुछ दिन पहले एक कांग्रेस के राजनेता के काफिले पर हमला हुआ। इससे कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले 4 बीजेपी नेताओं को मार ही दिया गया। यानी कि यहां राजनीति भी जो है वो नक्सलवादियों की चलती है या फिर उनके साथ चलती है। ठीक है, तो हमने बता दिया डीआरजी क्या है। 2008 में शुरू हुई थी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की फोर्स है, ये ग्रुप है, और बीजापुर बस्तर के अंदर, और ये लगातार 2010 से चली आ रही है। ये मैंने आपको सारा बता दिया है। डीआरजी के जवान जो कि सीआरपीएफ की स्पेशल रणनीति है जिससे कि ये लोग परेशान हैं, उन जवानों की खासियत क्या है, वो उन नक्सलियों की सारी टैक्टिक्स जानते हैं, लोकल भाषा जानते हैं। आप में से कईयों के मन में यह प्रश्न उठेगा, सर नक्सलवादियों को सेना में शामिल करने से तो नुकसान ही होगा, पुलिस फोर्सेस के साथ शामिल करने में तो क्यों भाई, क्यों नुकसान होगा? सर वो अपनी रणनीति भी तो उधर बता सकते हैं। तो ये तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ये ऐसा तो आज भी जो नक्सलवादी नहीं है वो भी तो बैठ करके दूसरे देशों को सूचनाएं दे रहे हैं। आप अगर ये कहो, आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज में या पुलिस फोर्सेज में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो वर्दीधारी है वही अपराधियों से मिला हुआ है, या फिर अपराधियों का सिंपैथाइजर है वो, उसने कुछ ना कुछ अपना सेट किया हुआ है, इतना मंथली दे देना या ये कर देना, चलने दे भाई। तो वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए सिस्टम आपको लीक प्रूफ बनाना होगा। तो इसलिए जब टीम बनाई जाती है तो उनमें विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है, उनके एक्टिविटीज को देखकर क्रेडिट्स दिए जाते हैं कि हाँ भाई तुमने कितना ज्यादा हमारी इन कार्रवाइयों में मदद की, उस हिसाब से इनको एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो इन जवानों की खासियत क्या होती है कि ये पहले तो जंगलों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और सादा वर्दी में ही ये लोगों के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। नक्सलियों को लगता है कि ये तो नक्सली ही है, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उन्हीं की पहनावे रखते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो कई बार उन्हीं के इन्फॉर्मर बन करके अपन को सूचनाएं देते हैं। तो ये अक्सर वो लोग होते हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके हुए नक्सली हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अब तक लगभग 1700 से अधिक जो है वो हमारे पास में डीआरजी के जवान शामिल हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है ये? तो नक्सलवाद माओवाद क्या है मैंने ये समझा दिया आपको अभी तक, और ये पूरी जानकारी मैंने गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मैंने आपको बता दिया। इस पर जेपीएससी प्रीलिम्स में भी एक बार प्रश्न पूछा गया, नक्सलवाद पर काफी प्रश्न पूछा था। यूपीएससी के भी जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन है उसके अंदर ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जानकारी समझ आई हो, पसंद आई हो, तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, चूंकि मेरी अभी पेड क्लास है तो मैंने आज का सेशन ये लिमिटेड रखा है, कल मैं पेड क्लास नहीं ले पाया था। तो जो विद्यार्थी पेड क्लास वाले विद्यार्थी हैं वो ऐप पर पहुंच जाएं, उनकी क्लास है, अभी मैं उसी के अंदर एंट्री कर रहा हूं, आप भी वहां पहुंचें। बाकी जो आरएनए के बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो हम 6 से लेकर 15 तक कराते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डाल दिए हैं, आप आराम से पढ़िए। ये कंटेंट आपको अभी टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर भी मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन अंकित अवस्थी जो अपनी पाठशाला है उस पर भी मिल जाएगा। ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, लेकिन जो विषय मैंने आपके साथ में कर दिया था वो मैंने आपसे साझा कर दिया। हाँ भाई, जो भी अपनी पाठशाला वाले विद्यार्थी हैं कृपया करके वो तुरंत क्लास में पहुंच जाएं। ठीक है,
प्रमुख दिवस के अंदर हमने आपको बता दिया है, ये हो गया है 28 अप्रैल हो गया है, बाकी तो सब सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई, फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।